देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीयकरण की आय की गणना की विधि के बारे में बताया। आय का वर्तुल प्रवाह जिसके बारे में हमने बताया और ये आरेख बनाया, इस आरेख में आप समझ सकते हैं और फिर से हम एक बार समझा देते हैं कि आरेख, इसमें 4 प्रवाह बने हुए हैं। पहला प्रवाह जो है परिवार को फर्म से जोड़ता है, क्योंकि जो देश की आय जो है उत्पादन से जो आय मिलती है, ये केवल 2 ही प्रवाह मार्ग में रहती है। एक तो फर्म है और दूसरा परिवार है। इन दोनों के बीच में ये आय हमेशा घूमती रहती है। तो इसके बारे में हम आपको फिर से बता रहे हैं। इसमें 4 प्रवाह हैं। पहला प्रवाह है व्यय। परिवार जो है पहला प्रवाह परिवार से फर्म को जोड़ता है, यानी परिवार जो है फर्म के ऊपर खर्च करता है और इसके बदले में फर्म जो है वस्तुएं और सेवाएं, यानी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को परिवार को देता है। यानी परिवार का उपभोग उतना ही है जितना फर्म वस्तुएं और सेवाएं देता है। दोनों खर्च और प्राप्ति दोनों बराबर है। इसी प्रकार से इसका नीचे का जो है तीसरा प्रवाह जो है, इसने परिवार ने व्यय किया, फर्म से माल प्राप्त हुआ और इस माल को इन्होंने सेवा क्षेत्र में भेजा, सेवा क्षेत्र में बिक्री के लिए, और बिक्री से फिर इनको कारक आदायगी, यानी जो रुपया मिला, जो आय प्राप्त हुई, वो सी कर्व के द्वारा प्राप्त होती है। और इस कारक आदायगी में 4 कारक हैं जो हमने आपको बताया: मजदूरी, उद्यमता यानी लाभ, लगान और ब्याज। कोई भी उत्पादक 4 ही प्रकार के योगदान देता है और उसी के बदले में उसे आय प्राप्त होती है। एक तो उद्यमता करता है, दूसरे मजदूरी यानी श्रम करता है, तीसरे वो अपनी पूंजी लगाता है और चौथे वो अपने भूमि का भी योगदान लगाता है, जिसको लगान के रूप में उसे आय प्राप्त होती है। इसके बाद में अब हम देखते हैं, प्रवाह के बारे में तो बता दिया, लेकिन आय का लेखांकन कैसे करेंगे। इससे पता चलता है कि इसमें व्यय विधि भी है आय की गणना करने के लिए, व्यय विधि और उत्पाद विधि, और तीसरा है सी यानी आय विधि। इसके बारे में हमने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया। अब हम देखते हैं कि उत्पाद विधि, उत्पाद विधि से आय की गणना के बारे में बताते हैं। देखिए बच्चों, ये समझिए कि उत्पाद विधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। उत्पाद विधि में फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। ये प्रवाह जो बना हुआ है ये वार्षिक गणना में ही किया जाता है। कोई भी प्रवाह होगा जिसका वार्षिक गणना की जाती है, तो इसमें भी जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई उनकी वार्षिक गणना की जाएगी। उसके बाद में आता है सकल मूल्य वर्धित। जब हम किसी उत्पाद की वार्षिक गणना करते हैं तो उसमें सकल मूल्य वर्धित निकालते हैं। क्या हम अब इसके बारे में सोचेंगे कि हम आय की गणना उत्पाद विधि से कैसे करें? क्या हम फर्म द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का योग करेंगे? तो इस बारे में इन्होंने बताया कि सकल मूल्य वर्धित, सबसे पहले हम फर्म द्वारा मूल्य वर्धित निकालते हैं। वो कैसे? सकल मूल्य वर्धित प्लस मूल्य ह्रास, सकल मूल्य वर्धित। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हम इस इंडेक्स के बारे में बताते हैं और इससे आपको हम समझाते हैं सकल मूल्य वर्धित कैसे निकलता है। सकल मूल्य वर्धित फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं। फर्म में जितना उत्पादन करता है, अब कोई फर्म जब उत्पादन करती है तो उसमें कुछ अपनी दूसरी फर्मों से अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदता है, जिससे उसे नई वस्तु बनाता है। तो मूल्य वर्धित वो मूल्य है फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु से
हम अन्य फर्मों द्वारा जो मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिसका कच्चा माल का प्रयोग करते हैं, उसको घटा देते हैं, तब हमें मूल्य वर्धित मिलता है। इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दो फर्में लेते हैं, एक किसान की और एक बेकर की। किसान साल भर में अपना 100 रुपये का गेहूं पैदा करता है। ये छोटी इकाई इसलिए ली गई है जिससे समझने में आसानी हो। इसको हम 100 रुपये, लाख रुपये, करोड़, 10 करोड़ इसमें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए छोटी इकाई का प्रयोग किया गया है। अब इसमें समझिएगा, किसान 100 रुपये की मूल्य प्राप्त करता है, 100 रुपये का गेहूं उत्पादन करता है और इसने 50 रुपये का गेहूं बेकर को दे दिया। अब बेकर को दिया 50 रुपये का, तो बेकर ने अपनी ब्रेड बनाई। ब्रेड बना करके इसने उस ब्रेड को 200 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे मूल्य वर्धित क्या होगा, उत्पादन का मूल्य क्या होगा? तो इसमें हम देखते हैं, क्या अगर दोनों किसानों के हम उत्पादन को जोड़ते हैं, जैसे कि इसने 100 रुपये का किया और इसने 200 रुपये का किया, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है 300 रुपये का उत्पादन हुआ। लेकिन कुछ सोचें इसके बारे में कि इसका 300 रुपये का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि किसान ने 100 रुपये का उत्पादन किया, इसका मतलब उसने उत्पादन में 100 रुपये का पूर्ण सहयोग दिया। लेकिन बेकर में ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इसने जो 200 रुपये का उत्पादन किया, तो ये 50 रुपये का गेहूं इनसे लिया, किसान से लिया, तब जाकर के इसने 200 का उत्पादन किया। तो कुल उत्पादन जीडीपी के अंतर्गत, मूल्य वर्धित मूल्य के अंतर्गत कितना होगा कि हम ये 200 रुपये से 50 रुपये घटाएंगे, तब ये बचता है इसका उत्पादन 150 रुपया। तो वैसे इसका मूल्य था 100 प्लस 200 बराबर 300 रुपये का होता, लेकिन जब मूल्य वर्धित इकाई हम निकालते हैं, गणना करते हैं, तो होगा 100 रुपये प्लस 150 रुपया, यानी 250 रुपये का दो फर्मों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन हुआ, ना कि 300 रुपया। 300 रुपया नहीं, 250 रुपया हुआ। इसी प्रकार से हम इसको ज़्यादा यथार्थ बनाने के लिए हम ये भी देख सकते हैं, कह सकते हैं, दोबारा इसकी सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसान ने अपने गेहूं उत्पादन के लिए उसने खाद का प्रयोग किया, यानी उर्वरक प्रयोग किए, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया। तो हम क्या करेंगे, इसके उत्पादन से कीटनाशक दवाई और उर्वरक खाद इन सबको हम घटा देंगे, तब जाकर के इसको जो मिलेगा वो शेष मूल्य वर्धित होगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि मूल्य वर्धित क्या है। इसमें किसान है, बेकर है, किसान का कुल उत्पादन 100 है और इसका 200 है, लेकिन प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं हम घटाते हैं, क्योंकि किसान ने कोई भी, ये मान लेते हैं कि उसने कोई भी खर्च नहीं किया, तो इसका 0 है, लेकिन इन्होंने 50 रुपये का गेहूं किसान से लिया, इसलिए इनको अपने उत्पादन से 200 रुपया घटाना होगा। तो ये प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, और जो घटा करके कुल उत्पादन से जो हम घटाते हैं उसे हम मूल्य वर्धित मूल्य कहते हैं। तो अब आप इससे समझ गए होंगे कि मूल्य वर्धित क्या होता है। तो हम ये मूल्य वर्धित का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में फिर हम आते हैं माल सकल मूल्य वर्धित, बी पे आते हैं। एस आपने समझ लिया कि उत्पादन विधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। तो इसी प्रकार से हम ये गणना करते हैं। अब आप ये समझते हैं कि अगर हम एक फर्म है किसान की, बेकर की, मान लिया जलपान ग्राहक की भी हो, तो ये क्या करेगा, ये अपनी 150 की ब्रेड जो है ये जलपान ग्राहक को भी बेच सकता है। और जलपान ग्राहक जिसको मान लेते हैं कि 300 रुपये की बेचता है आगे चल करके, तो हम क्या करेंगे, जलपान ग्राहक से इसकी जो दी हुई मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी 150 रुपये, उसको हमें घटाना होगा, तो उसका भी मूल्य वर्धित होगा 150 रुपया।
तो इस प्रकार से ये 100 रुपया, 150 रुपया यानी 250 रुपया और 150 और जोड़ेंगे, 150 और जोड़ेंगे तो इसका मूल्य वर्धित कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो इस प्रकार से अगर हम जोड़ते चलते हैं तो एक से अनगिनत फर्मों का टोटल हम एक में करते हैं, तब जाकर के मूल वर्धित आता है। तो मूल वर्धित का सकल मूल वर्धित किसे कहते हैं? सकल मूल वर्धित जो है मूल वर्धित प्लस मूल ह्रास। देखिए पूंजी में कुछ टूट फूट भी होती है तो उसको हमें घटाना पड़ता है। टूट फूट होती है, जितने रुपए की टूट फूट हो या उसके रिपेयर के लिए, उसके प्रतिस्थापन के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है उसको ठीक कराने के लिए, तो उसको हमें घटाना होता है। तो मूल वर्धित हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है। अब इसमें उसने 20 रुपये का टूट फूट प्रतिस्थापन करने के लिए, मशीनों की रिपेयरिंग के लिए या कोई भी यूज हुआ उसको खर्च करते हैं तो वो हम घटा देंगे। तो ये होगा सकल मूल वर्धित, यानी सकल मूल वर्धित यानी मूल ह्रास को घटाते हैं, मूल वर्धित प्लस मूल ह्रास, तो हमें ये मिलता है। देखिए बच्चों, सकल मूल वर्धित इसे कहते हैं। जो मूल वर्धित होता है यानी ये उत्पादन मिलता है, उसी में अगर मूल ह्रास भी हम जोड़ देते हैं तो सकल मूल वर्धित होता है। लेकिन खाली मूल वर्धित जो होगा तो उत्पादन से हम उसकी मध्यवर्ती वस्तुएं घटा देते हैं तो हमें सकल मूल वर्धित या मूल वर्धित मिल जाता है। उसके बाद आता है निवल मूल वर्धित। निवल मूल वर्धित वो होता है कि सकल मूल वर्धित से हम मूल्य ह्रास यानी टूट फूट घटाते हैं तो मिलता है, सकल मूल वर्धित से मूल्य ह्रास घटाते हैं तब हमें मिलता है निवल मूल वर्धित। जैसे कि 100 रुपये का उत्पादन है, किसी फर्म का 100 रुपये का उत्पादन है, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग कितना हुआ, 20 रुपये का, और उसके बाद इसने पूंजी उपभोग पे 10 रुपये खर्चा और आया। तो हम क्या करेंगे, कुल उत्पादन से मध्यवर्ती वस्तुएं घटाएंगे, उसके बाद जो टूट फूट हुई उसको घटाएंगे, तब ये बचता है 70 रुपया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ निवल मूल वर्धित। जैसे सकल मूल वर्धित केवल 80 रुपया है, क्योंकि 100 रुपये से हमने 20 रुपया मध्यवर्ती वस्तुएं घटाया तो 80 रुपया हुआ। लेकिन इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं भी घटी और कुल जो पूंजी उपभोग में जो खर्च हुआ यानी टूट फूट में रिपेयरिंग हुई उसको भी हमने घटाया तो ये 70 रुपया हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों समझ गए होंगे कि सकल मूल वर्धित और निवल मूल वर्धित क्या है। उसके बाद आता है माल सूची, फिर आता है माल सूची अविकृत माल। जब हमने उत्पादन कर लिया, फर्में ने उत्पादन किया, उत्पादन के बाद में ये मार्केट में बेचती हैं, बेचने पे ऐसा नहीं है कि किसी फर्म का सारा माल बिक जाए, तो उसमें उनका माल बच जाता है। किसी फर्म से खरीदा हुआ पूरा माल उपयोग नहीं होता है, वो भी बच जाता है, और इनका अविकृत माल भी बचता है। और उस बचे हुए माल को हम क्या कहते हैं, माल सूची कहते हैं। वो माल सूची होती है फर्म द्वारा अर्धनिर्मित माल या निर्मित अविकृत माल, यानी जो निर्मित हो गया है वो बिना बिका हुआ माल, और जो अर्धनिर्मित पड़ा हुआ है वो माल, ये हमारा स्टॉक में पहुंच जाता है, वर्ष के अंत तक नहीं बिक पाता है, तो उसे हम माल सूची कहते हैं। बच्चों देखिए, इसमें माल सूची में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है कि फर्म के द्वारा एक वर्ष में, मान लेते हैं वर्ष के प्रारंभ में इसके पास कुछ माल होगा और वर्ष में इसने उत्पादन किया, वर्ष के दौरान जितना उत्पादन किया वो सब जुड़ जाएगा, और वर्ष के अंत तक इसने जितना बिक्री किया, वर्ष के दौरान में जितना बिक्री किया वो घटा देंगे, तो हमारा माल सूची में परिवर्तन मिल जाएगा। जैसे कि किसी फर्म के पास 100 रुपये का माल है और वो वर्ष के दौरान, मतलब 100 रुपये का माल है, उसका वर्ष से आरंभ से पहले
और वर्ष के दौरान उसने 1000 रुपये का माल प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, तो उसका हो गया 1100 का। 1100 का हो गया और इसने क्या किया, वर्ष के दौरान वो साल भर में 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसने बिक्री किया 800 का। तो 800 का जब माल बिक्री किया, यानी 1000 रुपये का उत्पादन किया और 800 की बिक्री की, तो उसका 200 रुपये का माल बच गया, जबकि 100 रुपये का माल उसके पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो अब 100 रुपये का माल था और 200 रुपये के और बच गया, तो इसका मतलब 300 रुपये की माल सूची बन गई। तो इसके माल सूची में परिवर्तन कितना हुआ, 200 रुपये का परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से माल सूची में परिवर्तन भी होता है, और ये परिवर्तन, माल सूची में परिवर्तन एक समय के बाद ही होता है, यानी एक समयावधि के बाद होता है। जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी माल का प्रोडक्ट हुआ, जितना बिका, उसके बाद जो शेष माल बचेगा उसी को हम गणना करते हैं, इसकी वार्षिक गणना होती है। उसके बाद आता है माल सूची में वृद्धि। माल सूची में वृद्धि जब हो जाती है तो उसे हम संचय कहते हैं, यानी माल स्टॉक में बढ़ गया। और जब ह्रास हो जाता है, यानी माल सूची में कमी हो जाती है, तो उससे हम अपसंचय कहते हैं, क्योंकि माल ज़्यादा से ज़्यादा बिक गया, हमारे स्टॉक में पहले से रखा था वो भी बिक गया, या उसमें से कुछ ज़्यादा बिका कि कुछ थोड़ा ही माल बचा। तो जो माल सूची में वृद्धि होने पर संचय कहा जाता है और ह्रास होने पे उसे अपसंचय कहते हैं। अब ये समझ लीजिएगा, जैसे कि आपके पास 100 रुपये का माल पहले से ही है और आपने 1000 का उत्पादन किया वर्ष के दौरान, उसके बाद आपकी बिक्री हुई 800 की, तो 200 रुपये का माल और बढ़ गया, यानी माल सूची आपकी हो गई 300 रुपये की। तो ये क्या हो गया, माल तुम्हारे माल सूची में बढ़ गया, यानी संचय हो गया। इसी प्रकार से अब संचय, माल आपके पास मान लेते हैं वही कि 100 रुपया है पहले से ही, 100 रुपये का उत्पादन है, 100 रुपये का माल है आपके पास और आपने 1000 का उत्पादन किया, लेकिन आपने उस वर्ष के दौरान बेच दिया 1050 का। तो आपकी माल सूची में कितना बचा कि जो आपके स्टॉक में 100 रुपये का उत्पादन था, माल भरा हुआ था, वो भी 50 रुपये बिक गया। तो आपकी माल सूची में कमी आ गई, यानी माल खपत हो गया। तो यहाँ पे आएगा ह्रास। तो माल सूची अपसंचय इसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अपसंचय। तो आप समझ गए होंगे, माल सूची में वृद्धि से संचय कहलाता है और माल सूची में ह्रास से, जब माल स्टॉक से कम होता जाता है, बिक्री हो जाती है, तो उसे अपसंचय कहते हैं। इसके बाद आता है फर्म का उत्पादन कैसे होता है। फर्म का उत्पादन जो होता है, बराबर हमने आपको माल सूची बताया, फिर माल सूची परिवर्तन बताया, उसके बाद माल सूची में वृद्धि, और उसके बाद आता है एफ, फर्म का उत्पादन। देखिए बच्चों, फर्म में उत्पादन बराबर क्या होता है, जैसे कि फर्म का उत्पादन क्या होगा, मूल वर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं। फर्म के उत्पादन में जो मूल वर्धित मिलेगा वो तो है ही है, और प्लस फर्म के द्वारा ये वस्तुएं भी शामिल है। फर्म का उत्पादन होता है 200 प्लस 50, यानी 250 रुपये, 250 रुपये का होगा। इसी प्रकार से माल सूची में परिवर्तन को निवेश के रूप में समझा जाता है। देखिए बच्चों, माल सूची में परिवर्तन हुआ, यानी हमारा जो भी माल बढ़ा, 100 रुपये का माल था, उसमें 200 रुपये का वर्ष के दौरान में बढ़ गया, यानी 200 रुपये का हमने माल ज़्यादा उत्पादन किया या नहीं बेच पाए, तो ये जो है माल सूची में निवेश के रूप में समझा। जो 200 रुपये का निवेश हो गया, स्टॉक में बढ़ गया, हमारे स्टॉक में 200 रुपये की वृद्धि हो गई, तो ये हमारा निवेश है। और निवेश की 3 कोटियाँ हैं, यानी 3 प्रकार से फर्म अपना निवेश करती है। जैसे कि एक वर्ष में यदि माल सूची में वृद्धि हो जाती है, एक वर्ष में जो माल सूची के मूल्य में वृद्धि होती है, उसको हम निवेश व्यय कहते हैं। यानी हमारा
जो स्टॉक बढ़ गया तो हमने उस पर व्यय किया, तभी तो उत्पादन बढ़ा। तो निवेश व्यय होता है ये फर्म का। और फर्म जो है, फर्म अपनी मशीनों की वृद्धि करता है। जैसे कि इसमें 3 कोटियां कौन से हैं? निवेश व्यय, स्थिर व्यय और आवासीय निवेश। निवेश व्यय, स्थिर व्यवसाय निवेश और आवासीय निवेश, 3 प्रकार की कोटियां हैं। तो इसमें एक वर्ष में मूल्य वृद्धि जो हुई उसको हम कहेंगे व्यय निवेश, यानी निवेश व्यय निवेश। दूसरा है स्थिर व्यवसाय निवेश। स्थिर व्यवसाय निवेश बच्चों समझिए कि इसमें फर्म मशीनों की बढ़ोतरी करता है कि एक मशीन से काम नहीं चल रहा, दूसरी मशीन लगाएंगे, एक भवन से काम नहीं चलता, दूसरा भवन बनाएंगे। इस प्रकार से मशीनरी, फैक्ट्री और भवन पे जो फर्म खर्चा करती है तो वो स्थिर व्यवसाय निवेश होता है। उसके बाद बच्चों आगे देखिए, फर्म आगे अपने आवासीय निवेश भी करती है, आवास की सुविधाएं देती है, अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को रहने के लिए व्यवस्था देती है। तो वो जो होता है उसको आवासीय निवेश कहते हैं। तो फर्में इस प्रकार से निवेश भी करती हैं। उसके बाद आप समझिए कि माल सूची में अनियोजित संचय। देखिए बच्चों, जो फर्म उत्पादन करती है तो उसमें माल सूची में कभी कभी अनियोजित संचय हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? जब बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट होती है, यानी बिक्री बहुत कम हो गई, तब माल सूची में अनियोजित संचय हो जाता है। तो माल ज़्यादा स्टॉक में हो जाता है, बिकेगा नहीं तो माल स्टॉक में हो जाएगा। ये अप्रत्याशित संचय है। कोई फर्म नहीं चाहती है कि हमारे पास माल बचे या बिकने से बच जाए, तो इसको हम कहते हैं माल सूची में अनियोजित संचय। अप्रत्याशित, इच्छा नहीं है फिर भी इकट्ठा हो गया। इसी प्रकार से माल सूची में अनियोजित अपसंचय भी होता है। जैसे कि अनियोजित अपसंचय, इसमें आप ये समझिए कि जितना माल उत्पादन हुआ, हमारे पास 1000 रुपये का है माल, 100 रुपये का माल है। अनियोजित संचय जिसमें हम अप्रत्याशित बिक्री की गिरावट में जो माल इकट्ठा हो जाता है उसको हम अनियोजित संचय कहते हैं। और माल सूची में अनियोजित अपसंचय, अनियोजित अपसंचय यानी स्टॉक माल सूची में जो है जब स्टॉक की कमी हो जाती है तो हम अपसंचय कहते हैं। यानी बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि से, जब माल हमारा 1000 रुपये का उत्पादन है, 100 रुपये का पहले से ही है, 1100 रुपये का है, और जबकि अप्रत्याशित बिक्री हो गई, यानी 1050 रुपये की बिक्री हमने वर्ष के दौरान कर दिया, तो हमारे पास माल सूची में माल में कमी आ गई, तो इसे हम कहते हैं अप्रत्याशित अनियोजित अपसंचय। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि माल सूची में नियोजित संचय भी होता है। यानी नियोजित संचय क्या होता है, ये देखिएगा। माल सूची, जब उत्पादक चाहता है, फर्म चाहती है कि हमारे पास कुछ स्टॉक बना रहे, यानी अपने स्टॉक की, अपनी माल सूची की अतिरिक्त वृद्धि करना चाहता है, तो क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कि उसके पास वर्ष के प्रारंभ में 100 रुपये का माल था और उसने अब चाहता है कि हम इसमें 200 रुपये की वृद्धि कर दें, तो क्या करेगा कि माल सूची यानी उत्पादन जो है 100 की जगह पर 1000 का उत्पादन करता था, तो वो अब करेगा 1100 रुपये का उत्पादन अपनी माल सूची में बढ़ाने के लिए, और उसकी वर्ष के दौरान में उसकी बिक्री जो होती है वो हो जाती है 800 रुपये की। तो इससे उसका जो है 200 रुपये का जो बढ़ जाता है डिफरेंस, यानी उसके पास 100 रुपये का पहले से ही माल उपलब्ध है, और उसके बाद में वर्ष के दौरान उसने 1000 रुपये का माल उत्पादित किया, और जब बिक्री हुई तो उसने 800 की ही बिक्री की, तो उसके पास 200 रुपये का माल बच गया। जब 200 रुपये का माल बचा तो इसके माल सूची में 300 रुपये का माल हो गया। तो इस प्रकार से उसने इच्छा जाहिर की, नियोजित किया कि हमें अब की स्टॉक में माल बढ़ा करके रखना है। तो क्या किया, उत्पादन को अधिक किया, बिक्री कुछ कम हुई, और उससे उसका नियोजित संचय हो गया, उसकी माल सूची में वृद्धि हो गई। इसके बाद आता है माल सूची में नियोजित अपसंचय। देखिए बच्चों, कोई भी फर्म जो है
ये चाहती है कि हमारे माल की बिक्री हो, हमारे पास माल कम से कम बचे, तब उसकी इच्छा के आधार पे, उसकी योजना के आधार से ही वो क्या करता है, 100 रुपये का पहले से माल उसके पास है और 1000 रुपये का उसने उत्पादन किया, बिक्री उसने कर दी 1050 की, तो उसके माल सूची से 50 रुपये का उत्पादन और भी चला गया। इस प्रकार से उसके माल सूची में अपसंचय हो गया, माल सूची में कमी आ गई, स्टॉक कम हो गया, तो माल सूची में अपसंचय हो गया। इसे हम कहते हैं नियोजित अपसंचय, यानी जानबूझ करके अपने माल की खपत कर देना, बिक्री कर देना। उसके बाद आता है जीडीपी। इसमें आता है जीडीपी। जीडीपी क्या है दोस्तों? फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य, जो वर्धित मूल्य होता है, उसके योग को हम जीडीपी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग जीडीपी होता है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सभी फर्मों के सकल यानी समस्त मूल वर्धित यानी 100 रुपया, 150 रुपया, इसी प्रकार से और जितनी बढ़ाते चले जाइए वो सभी मूल वर्धित होंगी। जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का घटाना होता है, वो घट जाए तो वो सभी मूल वर्धित वस्तुएं होगी। उन सब का योग होता है जीडीपी। अब देखिए बच्चों, जीडीपी को जोड़ने के लिए, जैसे मान लेते हैं किसी देश के अर्थव्यवस्था की आय को आकलन करने के लिए हम 1000 फर्मों का योग करना चाहते हैं, तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? 1000 फर्मों का योग लिखने के लिए जैसे कि GVA। अब GVA क्या है? GVA यानी ए जो है फर्म की बिक्री का मूल्य, फर्म की बिक्री का मूल्य V से निरूपित किया गया, और माल सूची में परिवर्तन का मूल्य जो है ए से। इसका मतलब हुआ GVA प्लस, यानी ए फर्म द्वारा मूल्य वर्धित आय, फिर GV2 यानी फर्म 2 द्वारा मूल्य वर्धित आय, उसके बाद GVAN, यानी इस प्रकार से अनंत नंबर पढ़ते चले जाएंगे। मान लिया 1000 हैं तो 1000 तक लिखना होगा, तो ये इस टाइप से लिखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक फार्मूला, एक शब्द तैयार किया गया है, जिसको जीडीपी निकालने के लिए हमें ये लगाना होता है सिग्मा, यानी संकेतन। इसका संकेतन है सकल, संकलन, यानी सभी फर्मों का संकलन। तो सिग्मा NI बराबर 1 GVAI। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिग्मा का मतलब है संकेतन, N के मतलब है जितनी फर्में हों, I का मतलब है I फर्म बराबर 1 का मतलब है 1 नंबर से शुरुआत हुई और N नंबर तक, यानी 1000 नंबर हो तो 1000 तक, 10,000 हो तो 10,000 तक। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि 1 से 1000 तक लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम इस प्रकार से भी लिखेंगे कि आई फर्म द्वारा सकल मूल्य जो है 1000 फर्मों का टोटल इसमें है, इसमें 1000 फर्मों के मूल्य वर्धित आय जुड़ी हुई है। तो इस सूत्र से आप ये समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बारे में आप समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, समझाना तो अभी और भी बहुत है, लेकिन आप इतना समझिए, बाकी अपने किताब से देखें और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे अगला वीडियो हम पढ़ाएंगे उत्पाद अथवा मूल्यवर्ध विधि है ही है, दूसरी वीडियो हम पढ़ाएंगे व्यय विधि। व्यय विधि से हम अगला पाठ पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।